हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी 10th क्लास के बच्चों को एक बार फिर से वेलकम है। जो बच्चे पुराने हैं वो इस चैनल को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़े और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। फिजिक्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, आपका क्लास 10th के जो बच्चे हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें मैंने कल कुछ चीजें आपको बताई थी। हीटिंग इफेक्ट्स का क्या मतलब होता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखी वो जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ी है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की, वहां से चीजों को देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर आज मैं छोटी छोटी कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट्स जो भी देखे। जनरली जब किसी भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जो मटेरियल है, जब उसमें आप करंट फ्लो करोगे वो ज्यादा मात्रा में तभी हीटिंग दे पाएगा। जो वो एलिमेंट होना चाहिए जो हीटिंग प्रोवाइड करेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होना चाहिए। अगर आप ये सोच पा रहे होंगे कि नॉर्मल जैसे हमारे वायर्स होते हैं जो भी हम लोग अपने घरों पर यूज लेते हैं, इट मीन्स जैसे कॉपर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन अगर आप उससे ये सोचे कि एक पर्याप्त अमाउंट में हीटिंग आपको प्रोवाइड करे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो चीज कर पाएगा। या मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, जितनी मात्रा में आपको जरूरत होती है, अगर आप एक आयरन से कंपेयर करें, प्रेस से कंपेयर करें, तो आपका जो प्रेस होगा वो ज्यादा हीटिंग दे पाएगा। या अगर आप हीटर से कंपेयर करें, इंडक्शन से कंपेयर करें, तो जो हीटर होंगे, इंडक्शन होंगे, ये सब ज्यादा मात्रा में हीट देंगे इन कंपेयर टू इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या अदर अप्लायंस, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो उनका काम ही होता है, वो चाहे आपका इंडक्शन हो जाए चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाए, इनका काम ही होता है कि ये पर्याप्त मात्रा में हीटिंग प्रोवाइड करे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप यूज ले सके। जैसे प्रेस होता है हीटिंग देता है तो आप कपड़ों में प्रेस कर पाते हैं, इंडक्शन होता है उससे आप खाना बना पाते हैं। तो उसमें जो बच्चों कॉइल्स लगी होती हैं, आपने कभी देखा होगा, जब उसको कभी ओपन कराओगे अंदर तो ऐसे 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 कॉइल्स लगी होती हैं, ऐसे 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 शेप की ये कॉइल्स लगी होती हैं। तो इन्हें हम लोग कॉइल्स बोलते हैं, जिनकी जो खासियत होती है यहाँ पे जो भी हमारे हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों काफी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। और जनरली ये नाइक्रोम की हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि एक एलॉय होता है। एलॉय शायद आपको पता होगा कि मिक्सचर ऑफ होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, या टू मेटल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय के नाम से जानते हैं। तो जो भी ये हीटिंग एलिमेंट होते हैं बच्चों, वो किसके बने होते हैं, आपके नाइक्रोम्स के बने होते हैं, जिसमें जो कंपोजिशन होता है वो निकिल होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, निकिल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है। ऐसे तीन चार चीजों से मिलाकर बनाया जाता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा रहे और रेजिस्टेंस जितना हो सकता है कम से कम रहे, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का आसानी से फ्लो हो सके। और ये लगभग बच्चों, और जब इनका आप मेल्टिंग पॉइंट जानने की कोशिश करोगे तो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आसानी से सह सकती हैं। 1400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक को ये एडजस्ट कर पाएंगे। अगर उससे ज्यादा आपका जो ये नाइक्रोम वायर है हीट होगा तो फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा, गल के खत्म हो जाएगा। ये चीज होता है। और लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, उतने में चीजें हमारी काम कर जाती हैं। जैसे आप लोगों ने और भी इंडक्शंस होते हैं, वहां पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस अलग अलग टाइप के आते हैं। तो वहां पे हम लोग नाइक्रोम वायर की जगह कुछ दूसरी वायर्स का यूज करते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार का एलॉय ही होता है जो उस टेम्परेचर को क्या कर सकती हैं, एडजस्ट कर सकती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बहुत ही प्यारा टॉपिक,
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस चीज को बताया कि आपको जो हीटिंग इफेक्ट्स जो एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और वो किस चीज का बना होता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि ये कॉइल्स होती हैं जो नाइक्रोम की बनी होती है, जिसमें निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन होता है, और जो लॉय क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। जैसे मैंने बताया कि नाइक्रोम के अंदर 4 चीजों का कंपोजिशन होता है, इसमें कुछ आपके मेटल दिख रहे होंगे और इसमें कुछ आपको नॉन मेटल दिख रहे होंगे, जिसमें निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों बहुत ही प्यारा टॉपिक है हम लोगों का सिलेबस में, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या मतलब होता है। तो मैं इसमें 2 चीजें आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज और फ्यूज रेटिंग। 2 चीजें आपको बहुत ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड फ्यूज रेटिंग। तो बच्चों सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो आपका होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा वायर होता है जो कि हमारे घरों में लगे हुए इलेक्ट्रिक के जो अप्लायंस होते हैं, जब कभी भी हाई वोल्टेज होता है तो उनसे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज। जब कभी भी हाई वोल्टेज आ जाता है तो उनसे क्या करता है, ये हमको प्रोटेक्ट करता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट भी कभी होता है तो उनसे भी जो फ्यूज होता है हमारा प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि कहीं भी ऐसा हो जाए कि आपने जो अपने घर का लोड बढ़ा दिया है और आपकी जो वायर है वो कैपेबल नहीं है कि उस लोड को सह पाए, तो दोनों आपस में कई बार होता है कि चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और वहां पर आप देख पाते हो थोड़ा सा चिंगारी टाइप निकलती है, स्प्रिंकलिंग होती है, और उस समय वहीं से भी आपका सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं या जो आप घर का मेन फ्यूज होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत क्या हो जाएगा, उसकी एमसीबी होगी। फ्यूज भी कई प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने घरों में अलग अलग टाइप के फ्यूज देखे होंगे। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं, एक तो आप लोगों ने फ्यूज वायर देखा होगा, सिंपली जो आपके घर के हर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे होते हैं, फ्यूज वायर एक पतली सी वायर होती है। दूसरा नंबर आप लोगों ने देखा होगा, फ्यूज देखा होगा सिलेंड्रिकल टाइप का, इन्वर्टर में लगा होता है, आप लोगों ने ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का फ्यूज देखा होगा। इसमें ये इधर से जो है ढक्कन टाइप लगा होता है, इसमें एक पतला सा तार लगा होता है, ये फ्यूज होता है। एक आप लोगों ने चाइना क्लेक फ्यूज देखा होगा जो कि आपका मेन फ्यूज होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, ये फ्यूज का स्ट्रक्चर होता है। और इन सबके अंदर चाहे ये आपका सिलेंड्रिकल हो, चाहे चाइना के लिए फ्यूज हो, चाहे फ्यूज वायर है, सभी में हम लोग एक छोटा सा क्या करते हैं, फ्यूज वायर ही लगाते हैं, पतला सा तार ही लगाते हैं। जिसकी खासियत होती है, जो भी हम लोग ये फ्यूज वायर को यूज करते हैं बच्चों, इसकी खासियत होती है कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड हाई रेजिस्टेंस होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि जो आपका हम लोग फ्यूज वायर लेते हैं उस मटेरियल का लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, लेकिन बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी क्या होता है, हाई होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए रखते हैं कि जैसे मान लो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक है, उसकी जितने भी दुनिया में इलेक्ट्रिक के सामान है उनकी कुछ ना कुछ सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से, यूज के हिसाब से फ्यूज रेटिंग होती। फ्यूज रेटिंग का मतलब मैं समझाऊं फिर दोनों को कंबाइन कर पाऊं तो आप अच्छे से समझ पाए। फ्यूज रेटिंग का मतलब होता है कि हाउ मच आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंस, हाउ मच आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंस कैन, जिसको आप कह सकते हो एडजस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। वर्ड थोड़ा सा नहीं सही है, इसका मतलब यह है एडजस्ट, कि आपका जो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो कितनी करंट को सह सकता है, कितने करंट पर प्रॉपर वर्क कर सकता है। अगर आप उसके ऊपर उसमें करंट भेजोगे, जैसे मान लो आपके पास इन्वर्टर है, उसका
एक लिमिट है कि वो 4 एम्पियर के करंट को सह सकता है। तो हम लोग उस पे जितने भी, अब इन्वर्टर के अंदर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स लगे होते हैं, तो हम लोग उन्हीं सभी पार्ट्स में देखते हैं कि जो मिनिमम है हमारा वो कौन सा सामान है जिसकी फ्यूज रेटिंग मींस वो कितना कम से कम करंट को सह सकता है। तो उस हिसाब का हम लोग एक बाहर इन्वर्टर के ये सिलेंड्रिकल फ्यूज लगा देते हैं, और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मान लीजिए आपको उस इन्वर्टर के अंदर आपने देखा कि कम से कम कई कंपोनेंट से बना हुआ है, कोई 4 एम्पियर का है, कोई 3 एम्पियर की फ्यूज इलेक्ट्रिक करंट सह सकता है, कोई 2 एम्पियर की सह सकता है, कोई 2.5 एम्पियर की सह सकता है, जिसमें हम देख पाएंगे कि 2 एम्पियर आपका काफी कम होता है, जो कि 2 एम्पियर जो 2 एम्पियर सह लेगा तो मतलब 4 एम्पियर वाला भी 2 एम्पियर करंट सह लेगा, 3 एम्पियर वाला भी सह लेगा, 2.5 एम्पियर वाला भी सह लेगा। तो हम लोग 2 एम्पियर का जो फ्यूज होगा वो अपने इन्वर्टर पर, जो ये सिलेंड्रिकल फ्यूज है, इन्वर्टर पे फिट कर देंगे। तो जब उसमें क्या होगा कि 2 एम्पियर से ज्यादा की करंट होगी तो उस समय जो 4, 3, 2.5 वाले तो सह लेंगे, लेकिन जो 2 एम्पियर के रेंज के पार्ट्स होंगे इन्वर्टर के अंदर वो जल के खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग मेन फ्यूज 2 एम्पियर का रख देंगे, तो जैसे 2 एम्पियर की करंट, 2 एम्पियर से ऊपर की करंट जाएगी तो ये जो हमारा आपका सिलेंड्रिकल फ्यूज होगा ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो अंदर के सारे इलेक्ट्रिक जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पूरी तरह से सेफ रहेंगे। ये चीज हमको ध्यान रखना है। ये कौन बताता है, फ्यूज रेटिंग, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक सामान है, वो मैक्सिमम कितनी करंट को सह सकता है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। कि पता लगा उसके आपने ऊपर कर दिया तो सामान जल गया लेकिन फ्यूज जलने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर समझाऊं इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड फ्यूज रेटिंग, तो आप लोग समझ पाए होंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट से जब कभी भी हाई वोल्टेज होगा तो आपका जो फ्यूज वायर होगा, मान लो 220 वोल्ट तक रेंज का हमने लगाया, उससे ऊपर जाएगा तो पहले ही इलेक्ट्रिक फ्यूज होगा आपका वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। आगे इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो जाना बंद कर देगी, सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और हमारे घर के सारे सामान क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से सेफ रहेंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्यूज के पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, उसके बाद हर पर्टिकुलर सामान में आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अलग से एक फ्यूज लग के आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि जब उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सामान में जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है, उसमें करंट जाती है, तो अगर उसकी क्षमता 4 एम्पियर की है, मान लीजिए वो करंट आपकी 4.5 एम्पियर की हो, तो पर्टिकुलर वो वाला फ्यूज जल जाएगा और वो सामान हमारा पूरी तरह से क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये चीज हमारा कौन करता है, फ्यूज रेटिंग करता है। फ्यूज रेटिंग आपकी उस पर्टिकुलर जितने भी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, उनकी होती है। और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो हमारा पूरे ओवरऑल 5-6 सामान है, जिस बोर्ड से हम लोग चला रहे हैं उस बोर्ड में एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिए, तो वो सब पूरे सामानों को प्रोटेक्ट करता है। और जो अलग अलग प्रोटेक्ट करता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्यूज रेटिंग के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन फ्यूज की, चाहे फ्यूज रेटिंग में फ्यूज लगा हो, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्यूज हो, सबकी खासियत होती है कि मेल्टिंग पॉइंट काफी कम रखा जाता है, जिससे कि थोड़ा सा भी अगर हीट करे तो तुरंत सामान जल जाए। रेजिस्टेंस हाई रहेगा, जैसे ही रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये वायर्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये तुरंत क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका सामान होगा पूरी तरह से प्रोटेक्ट होगा। केवल एक कॉमन सा, एक नॉर्मल सा आपका फ्यूज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किसे कहते हैं, फ्यूज रेटिंग का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसकी खासियत क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस हम क्यों करते हैं, किस तरीके के अलग अलग टाइप की फ्यूज आपके पास अवेलेबल होते हैं। कि फ्यूज वायर में एक पतला सा तार होता है, फ्यूज होता है तो एक सिलेंडर, क्योंकि अगर आप ये फ्यूज को डायरेक्ट पकड़ोगे तो आपको करंट मारेगा, तो आपको इसके लिए एक सपोर्ट चाहिए कि एक ऐसी चीज में इसको फिट करना है जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कांच के अंदर फिट होता है, चाइना क्ले का मतलब मिट्टी का बना होता है, उसके अंदर फिट होता है, तो फ्यूज वायर फिट होता है। जब कभी भी होता है वो लोग पूरा ढांचा बाहर खींच लेते हैं और उसमें वायर रिप्लेस करके फिर से अगेन फिट कर देते हैं। ये चीज होते हैं, इनके अंदर फ्यूज रहता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद फ्यूज, जो कि इसमें इतने ही चीजें आप लोगों से पेपर में पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, है ना, कि ये सब चीजें क्या है, कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो इसे तरह से हम लोग अपने घरों में फ्यूज का पर्टिकुलर जितना ज्यादा मात्रा में आप अपने हर एक पार्ट्स में, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसमें ज्यादा मात्रा में, आजकल तो आप देख पाओगे कि एलईडीज में फ्यूज आ रहा है, बड़े बड़े सामान, रेफ्रिजरेटर, कूलर, और इसके बाद एलसीडी टीवी, जो भी कास्टली इन्वर्टर, इनको तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल एलईडी आ रही है 90-90, 100-100 रुपए की, 200-200 रुपए की, उनमें भी फ्यूज रहता है कि जब कभी भी हाई वोल्टेज जाता है या कभी शॉर्ट सर्किट जैसी कोई दिक्कत होती है, कभी भी जितना उनकी एक कैपेसिटी है उससे ऊपर की करंट होती है, तो वो तुरंत क्या करता है, फ्यूज जल जाता है और पूरा सामान हमारा प्रोटेक्ट रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करते हैं अपने घरों में, जो कि हम लोग बताते हैं जनरली कि मेरे घर में 20 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, 40 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, 30 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब मेरा अगला टॉपिक होता है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन आवर होम्स बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस। जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सामान, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सामानों को आप अपने अपने घरों में यूज करते हैं, तो उनसे अगर हमको ये कैलकुलेट करना है कि जो है पर्टिकुलर सामान हमारा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है या टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है, तो उस चीज को हम लोग अपने घरों में किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आपको मैं बता देता हूं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया में जो भी चीजें आपकी चलती हैं आपको ये बिल्कुल पता होगा कि उनका सबका एक प्रॉपर जो है पावर होता है। ठीक है, उनका सबका बच्चों क्या होता है, पावर होता है। ये पता होता है कि ये 20 वाट का है, ये 40 वाट का है। आप घर जब भी कभी कोई भी सामान बिजली का चलने वाला सामान खरीदोगे तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि सर, वैसे जनरली वोल्टेज तो सबका कॉमन होता है, घरों में चलने वाले जितने भी सामान होते हैं उनका वोल्टेज 220 वोल्ट फिक्स होता है, बट लेकिन पावर सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आपकी एलईडी बल्ब होती है 9 वाट की आ रही है, 20 वाट की आ रही है, आपका जो है इंडक्शन हो गया 2000 वाट का हो गया, 2500 वाट का हो गया, आपकी फ्रिज हो गई 800 वाट की हो गई, 900 वाट की हो गई, ऐसे आपकी एसी हो गई। मींस अलग अलग वाट के सामान आते हैं आपके। और जो आपका पावर होता है, इसकी जो मैंने एक यूनिट तो आपको बताया था कि अभी पीछे जब पढ़ाया था, वाट होती है। इससे बड़ी यूनिट की बात करोगे तो आपको किलोवाट में मिल जाएगा, और इससे बड़ी यूनिट की बात करने की कोशिश करोगे तो मेगावाट चल जाता है, और बड़ी यूनिट की इसके बीच में वाट और किलोवाट के बाद बीच में बात करने की बात करोगे तो हार्स पावर चल जाता है ना। ये सब यूनिट का मतलब आपको समझना है। तो वाट तो आपने समझा ही है कि नॉर्मल पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। अगर हार्स पावर की बात कोई करता है तो हार्स पावर का मतलब होता है बच्चों लगभग 746 वाट। हार्स पावर का मतलब कितना होता है बच्चों, 746 वाट होता है। किलोवाट का मतलब होता है लगभग 1000 वाट, 1000 वाट। और मेगावाट का मतलब आपको पता है, एक के आगे 6 जीरो, ये हमारे हो जाएंगे इतने वाट। ठीक है, अगर किसी बंदे ने कहा कि मेरा सामान 1 मेगावाट का है, मतलब आप समझ लीजिए 10 की पावर 6 वाट। 1 किलोवाट का है मतलब 10 की पावर 3 वाट। एक हार्स पावर का मतलब 746 वाट। हार्स पावर जनरली हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, चाहे वो आपके समरसेबल हो, घर में लगे होंगे समरसेबल जिससे आपका पानी चलता है, जब कभी भी उस चीज को आप खरीदने जाओगे या बनवाने जाओगे, जब भी मैकेनिक होगा वो आपसे हमेशा पूछेगा कि सर आपके घर में कितने हार्स पावर की मोटर लगी है। तो आप ये समझिए कि 1 हार्स पावर
का मतलब लगभग 746 वाट होता है। अब जितने हार्स पावर हो, 2.5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 4 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, उसको 746 से आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो बहुत ही सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बनाऊंगा कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे आप अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो तो आपको पता होता है कि यहाँ पर मैं पहले बता दूं, मैं सेम वाट की बात कर रहा हूं। जैसे आपके पास 4-5 सामान है, ठीक है, मैं अलग अलग लेता हूं। यहाँ पर मैंने जो है एलईडी बल्ब ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, एलईडी बल्ब ले लिया, ठीक है, ये समथिंग वाट की है। इसके बाद मैंने यहाँ पर हीटर ले लिया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर फैन ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने बच्चों कूलर ले लिया, क्या ले लिया, आपका कूलर ले लिया। और उसके बाद अगला नंबर पर मैंने जो है एलईडी बल्ब हो गए, हीटर हो गए, फैन हो गया, कूलर हो गया, यहाँ पर मैंने इन्वर्टर ले लिया। ध्यान रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो मैं एक का समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। सबका आपका अलग अलग निकालना होगा, क्यों, क्योंकि इन सबका पावर डिफरेंट है। सबका क्या है, पावर डिफरेंट है। एलईडी बल्ब आपके 9 वाट के होते हैं जनरली, हीटर आपका 2500 वाट का होता है, फैन आपका 70-80 वाट का होता है, कूलर आपका 200-300 वाट का होता है, इन्वर्टर आपका 1000 वाट का होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग निकालते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो गई, वो डिफरेंट डिफरेंट पावर का। जैसे मान लो अब आपने 9 वाट की जो एलईडी बल्ब है 9 वाट की 10 है, उनका इकट्ठा निकालोगे। हीटर मान लीजिए आपका 2000 वाट के 5 हीटर है, तो उनका इकट्ठा निकालोगे। तो जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो आपको सबसे ये देखना है कि वो कौन सा सामान है जिनका पावर सेम है, उनको एक साथ लेना है। अगर पावर सबका डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको सबको डिफरेंट डिफरेंट लेना है। ये चीजें मैं न्यूमेरिकल करा कर आपको दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या होगा, तो सिंपल सा फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का, किसी भी का आपको निकालना हो, ठीक है। तो जो ये चीजें होती पर डे तो चलती हैं, पर डे ये एलईडी बल्ब आपके जलते हैं, आपको पता होना चाहिए। पूरा 1 महीना चलता है, 1 महीने के बाद आपको बिजली का बिल पता चलता है। जब आप अपनी बिजली जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसकी आप रीडिंग देखते हैं कि हाँ मेरा जो इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंस है उनके द्वारा इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है क्या हुई, कंज्यूम हुई। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं अगर लिखूं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, तो वो कितनी होती है। तो आपको सबसे पहले बच्चों पावर लिख देना है, ठीक है, क्या लिख देना है, पावर लिख देना है, जितने पावर का आपका समान होगा। फिर मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ डेज। क्या लिखना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ डेज। जैसे आप लोगों ने पूरा 30 दिन चलाया तो उसको आपको लिखना है, आपने 15 डेज चलाया, ये लिख देना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज हुआ, पर डे हाउ मेनी आवर। अब इसमें ये भी होता है बच्चों, एक दिन में आपने कितने घंटे चलाया, ये भी तो मैटर करता है। मान लो आपने 15 डेज बिजली खर्च की, अब 15 डेज में पर डे आप कितनी बिजली को कंज्यूम कर रहे थे, उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके बाद मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट। अब इसमें यह मैटर है कि आप लोगों ने अगर एलईडी बल्ब ली थी तो उनकी संख्या कितनी थी, हीटर कितने थे, फैन कितने थे, ये अलग अलग निकालोगे। तो यहाँ पे जितने सेम वाट के समान होंगे उनको यहाँ पे लेना है। और इस सारे मल्टीप्लिकेशन को बच्चों 1000 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का सिंपल सा क्या होता है, फार्मूला होता है। जितनी संख्या होती है, जितना आपने टोटल नंबर ऑफ डेज चलाया, उसमें भी पर डे कितने घंटे चलाया, उसका पावर कितना है, चारों को मल्टीप्लाई करके आपको 1000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इतनी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल कर आएगी कि हाँ इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी क्या हुई बच्चों, कंज्यूम हुई, हमारे द्वारा जो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यूज किया। और इसकी जो यूनिट होती है आपको पता होगा, इसको हम लोग यूनिट में बोलते हैं, या इसी को हम लोग किलोवाट आवर भी कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों, किलोवाट आवर बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही यूनिट होती है। टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यहाँ से हमारी कैलकुलेट होती है, ध्यान रहे पावर हमारा वाट में होना चाहिए, और आपका टोटल नंबर ऑफ डेज आपको पता है। ठीक है, नॉर्मल होते हैं डेज, 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज। वहां पे हमारा पर डे में कितने घंटा चला ये हमको लिखना पड़ेगा। अगर मिनट होगा तो उसे आवर में चेंज करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ डेज हमारा, चूंकि यहाँ पे देखिए डेज है पर आवर, यहाँ पे दो चीजों की यूनिट से हम लोगों ने उसकी यूनिट को डिसाइड किया है। एक तो आपका पावर से, और दूसरा नंबर पर देखिए 1000 इसीलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो यूनिट बोल रहे हैं किलोवाट बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख क्या रहे हैं, वाट लिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पावर इंटू मान लो 1000 से डिवाइड मत करो तो आपको डायरेक्ट किलोवाट में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे उनको सबको वाट में वो देगा लिखकर, ये 9 वाट का है, ये 2000 वाट का है, क्या सबको आप किलोवाट में पहले चेंज कर लो, फिर उस समय 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पावर वाट में रख रहे हो तो फिर उसके लिए आपको 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट किसमें आएगी, किलोवाट। और यहाँ पे आवर है कि पर डे कितने घंटे चला रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसलिए इसकी यूनिट किलोवाट आवर है। या इसी को सिंपल में किस नाम से जाना जाता है, यूनिट नाम से जाना जाता है। तो आप ये समझ पाए होंगे कि ये चीज किस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं अभी बिल्कुल जस्ट न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करता हूं कि जो आपके ये 1 यूनिट होता है या 1 किलोवाट आवर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बच्चों KWH कहते हैं, KWH कहते हैं। इसकी वैल्यू लगभग 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ जूल होती है। इसका मतलब अगर आपके घर में मान लीजिए हर महीने 100 यूनिट का बिल आ रहा है, 100 यूनिट बिजली कंज्यूम हो रही है, तो उसको अगर आपको पता करना है कि आपने कितने जूल एनर्जी खर्च किया पूरे महीने में, इस वैल्यू को 3.6 इंटू 10⁶ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 3.6 सेम यहाँ पर बेस है तो पावर प्लस हो जाएगी, 10 की पावर बच्चों कितना हो जाएगा 8। तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल एनर्जी आप लोगों ने एक महीने में क्या कर डाली, खर्च कर डाली। ये इसका मतलब होता है। तो आप कभी भी अगर इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 3.6 इंटू 10⁶ से क्या कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कभी भी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो आपको सेम वाट के जो सामान है उनकी एक लिस्ट बनाना है। वहां पे लिखना है कि कौन सा सामान पर डे कितने घंटे चलता है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना चला, पावर कितना है, और एक ही टाइप के कितने सामान है, सबका मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देना है। जितने यूनिट बिजली आएगी वो आपकी बिजली होगी। अगर कई सारे सामान है तो सबका मैं अलग अलग कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, आपको भी अलग अलग करना है। और फाइनली जब टोटल करोगे तो जितने भी हमारे होंगे डिफरेंट डिफरेंट वाट के आप लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को निकाला होगा, उन सबको प्लस कर देना है। और जब आपको प्लस कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी, कितनी टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इसकी जो यूनिट होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है, जो कि एक यूनिट के समथिंग ये इक्वल वैल्यू होती है। तो आपको ये भी समझना है कि किलोवाट आवर का जूल के साथ क्या रिलेशन होता है, ये चीज आप इजीली समझ सकते हैं और इसको आप अपने घरों में निकाल भी सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जूल का मतलब अगर आप समझते होंगे तो P = W/T होता है, ये फार्मूला मैंने बताया था। तो अगर आप यहाँ से W को निकालने की कोशिश करो तो P × T होता है। और W जो कि वर्क होता है, T पावर होता है, T टाइम होता है। तो पावर की यूनिट अगर वाट है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो वाट इंटू सेकंड के हिसाब से जो वर्क की यूनिट होती है इसको बच्चों क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। मतलब जो एक जूल की वैल्यू होती है बच्चों वो 1 वाट सेकंड होती है। अगर आपको यहाँ पे ये किलोवाट आवर को वाट सेकंड में बनाने की कोशिश करोगे, जूल के साथ रिलेट करोगे तो लगभग 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट
1 किलोवाट बच्चों इंटू कितना हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। कभी तो 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट में मतलब मैंने कितना बताया बच्चों, 1000 वाट होता है। और 1 आवर में आपको पता है कि कितने सेकंड होते हैं, तो आप बताओगे सर 3600 सेकंड होंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लगभग 36 के आगे 50, इतने क्या आ जाएगा, वाट सेकंड हो जाएगा, वाट सेकंड हो जाएगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड। वाट सेकंड को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, एक कॉमन नेम जूल, अभी मैंने बताया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल कैसे होते हैं। तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डायरेक्ट कोई फार्मूला बना दिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 आवर में 3600 जूल सेकंड होता है। दोनों का इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड हो जाएगा। और वाट सेकंड को मैंने बताया किस प्रकार से हम लोग जूल कहते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने जूल लिख दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे चीजें पेपर में पूछी जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर में 4-5 वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप उनको देख लीजिए। गारंटीड है आपका जो 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा, चाहे थ्योरी पार्ट से चाहे न्यूमेरिकल पार्ट से पूरा मिला के। तो उस समय आपको ये चीज काफी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आए, लेक्चर्स ठीक है, अपनी राय जरूर दें कि और इसमें क्या सुधार की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे उन बच्चों को भी इन वीडियोस का एक अच्छा लाभ मिल सके। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं हर टाइप के, उनको मैं कराने की कोशिश करूंगा बेहतरीन तरीके से, इन्हीं चीजों का यूज करते हुए। देन आपको जो ये चैप्टर होगा हम लोग इसको फिनिश करेंगे। आपको बहुत बहुत थैंक यू।